प्रॉपर्टी 5 देखिए, इफ एनी रो is multiple of other row, then determinant will be 0. ठीक है, डिटर्मिनेंट उसका क्या होगा 0, या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0. ठीक है, एक ही बात है. तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0. कब? जब एक रो दूसरे के मल्टीपल में, मतलब ऐसा आपको मिल जाए कहीं पे रो 1 जो है अल्फा टाइम्स रो 2 हो जाए, या फिर रो 2 जो है, ठीक है, बीटा टाइम्स रो 3 हो जाए ऐसे, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0. क्यों हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन आप खुद दे सकते हैं. मान लीजिए यह डिटर्मिनेंट है के ए के बी के सी, और यहां से फिर से ए बी सी, ठीक है, अल्फा बीटा गामा. अब आप खुद बताइए कि इनमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं. देखिए के कॉमन फैक्टर है, के को हम बाहर निकाल लेंगे तो आइडेंटिकल हो गया ना. तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाता है. तो एक रो दूसरे रो के मल्टीपल में हो, या फिर एक कॉलम कहिए दूसरे कॉलम के मल्टीपल में हो, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है 0 होता है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 कि अगर मैं कोई दो रो को इंटरचेंज करूं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में क्या फर्क आता है, उसको लेके ये प्रॉपर्टी है कि इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज, ऑफ कोर्स ये फिर किसके लिए वैलिड है, कॉलम्स के लिए भी, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट. तो मतलब कोई दो रो को आपने रो 1 की जगह पे रो 3 लिख दिया और रो 3 की जगह रो 1 लिख दिया, तो इससे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का माइनस टाइम्स होगा, मतलब नेगेटिव. मतलब 5 आ रहा था, आंसर अब -5 आएगा. पहले अल्फा आ रहा था, माइनस अल्फा आएगा. ठीक है, पहले माइनस बीटा आ रहा था, अब क्या हो जाएगा, वो बीटा आ जाएगा. मतलब वो आंसर में बस माइनस का फर्क आ जाता है. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी दो रो या कोई भी कॉलम ही ले लेते हैं, कॉलम 1 2 3 4, तो आपका मन अगर करे कि सर क्या मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं, जवाब है हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं. बोले इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको कुछ नहीं, बस एक माइनस का जुर्माना भरना होगा. ठीक है, एक माइनस लगा दीजिए. यहां पे कॉलम 1 ऐसे रहा, अब कॉलम 3 लिख दीजिए, फिर कॉलम 2 और कॉलम 4 यह लिख दीजिए. ठीक है, आंसर सेम रहेगा. अच्छा, इस डिटर्मिनेंट का कॉलम 1 तो कॉलम ये C1 ही है, कॉलम 2 कॉलम 3 ये सही है. लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कॉलम 2 इस डिटर्मिनेंट में कौन है, तो ये जो कॉलम 3 के जो एलिमेंट्स थे वो कॉलम 2 बन चुका है, और ये जो कॉलम 2 यहां लिखा हुआ आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल इस डिटर्मिनेंट का कॉलम 2 नहीं है, इस डिटर्मिनेंट का क्या है, वो कॉलम 3. ठीक है. अच्छा, आपकी इच्छा हो कि सर क्या मैं फिर से कोई दो कॉलम को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल कर दीजिए. मान लीजिए कॉलम 1 और कॉलम 4 को अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हैं कीजिए. तो कैसे लिखेंगे, तो माइनस को फिर से लिख दीजिए बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा. ठीक है, और ये हो जाएगा कॉलम 4 कॉलम 3 कॉलम 2 और ये हो गया कॉलम 1. कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गई. यही बात किसके लिए वैलिड है, रोज के लिए भी वैलिड है. तो यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया, लिख लीजिए. आपको समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ में आना तय है. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, वी कैन ब्रेक अ डिटर्मिनेंट into two determinants
विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो या फिर कॉलम, विथ कैन ब्रेक, ठीक है, अ डिटर्मिनेंट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम, ठीक है, कोई भी रो और कोई भी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसमें ध्यान यह रखना है कि आप जिस रो को ब्रेक कर रहे हैं, मान लीजिए वो 3/3 का डिटर्मिनेंट है और आप रो 1 को ब्रेक कर रहे हैं, तो बाकी रो 2 और रो 3 यह अनचेंज रहेगा, यह कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट है तो आप मान लीजिए कॉलम 2 को ब्रेक कर रहे हैं, तो कॉलम 1, कॉलम 3 और कॉलम 4 यह कांस्टेंट होगा। मैं क्या कह रहा हूं ऐसे समझिए, मान लीजिए ऐसा है a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ, ऐसा है कॉलम 1, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ। तो यह कह रहा है ना कि एक डिटर्मिनेंट को आप ब्रेक कर दीजिए 2 डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा ख्याल यह रखना है कि आप जिस रो या जिस कॉलम को आप ब्रेक कर रहे हैं, और सिर्फ एक बार में जब ब्रेक होगा ना तो एक रो या एक कॉलम ही ब्रेक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 रो को हमने एक साथ ब्रेक कर दिया या 3 रो को एक साथ ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। आप जब भी इसको ब्रेक करेंगे तो एक रो या फिर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में ही ये काम आप करेंगे। जैसे यहां पे कॉलम 1 को देखिए, कॉलम 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है, ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ। बाकी ये कॉलम 2 और कॉलम 3 तो काफी सीधा साधा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? आप पहली बात इसको 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है, 2 डिटर्मिनेंट में। तो आप जिसको ब्रेक कर रहे हैं, आप कॉलम 1 को अगर ब्रेक कर रहे हैं तो आप कॉलम 2 और कॉलम 3 को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट में, है ना। कैसे? ये ए बी सी डी ई एफ, फिर यहां भी ए बी सी डी ई एफ। अब आप ब्रेक कीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहां पे आपने ए लिखा तो बी आप यहां पे लिख सकते हैं, ताकि ए प्लस बी मिलकर क्या हो, ये ए प्लस बी के बराबर आ जाए, ठीक है। अब सपोज आपने यहां पे सी प्लस डी दोनों ही लिख दिया, और तब आपको यहां पे 0 लिखना तो मजबूरी है। इन दोनों का सम 0 और सी प्लस डी का सम कितना होना चाहिए, सी प्लस डी के बराबर, ठीक है। फिर सपोज यहां पे आपने लिख दिया ई प्लस 2 अल्फा या 2 एफ, अल्फा नहीं 2 एफ। अब देख लीजिए, अब ई प्लस 2 एफ तो यहां पे था नहीं, आपने लिख लिया ई प्लस 2 एफ, तो यह वैल्यू आ जाए इसके लिए आपको यहां पे क्या लिखना होगा, माइनस एफ। क्लियर हो गया? तो हम जब भी चाहें एक डिटर्मिनेंट का कोई रो या फिर कोई कॉलम के रिस्पेक्ट में उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। शर्त यह है कि 3/3 डिटर्मिनेंट है, आप अगर उसका ब्रेक कर रहे हैं तो 2 रो या 2 कॉलम कांस्टेंट होने चाहिए। यहां पे एग्जांपल के तौर पे ये दोनों कॉलम को देखिए हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, और यह वाला कॉलम को हमने ब्रेक किया हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए, जो मैंने क्या कहा था कि 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो एक रो या फिर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में ही हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल देखिए, a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ। ये कॉलम 1 जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बाकी कॉलम 2 कॉलम 3 काफी सीधा साधा टाइप का लग रहा है, देखिए बहुत सिंपल है वो। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इनको ही ब्रेक कर दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन्हें ही ब्रेक कीजिए, आप हो सकता है आप किसको ब्रेक करते, कॉलम 2 को भी। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 को आपको क्या रखना था, कांस्टेंट। फिलहाल के लिए हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, फिलहाल के लिए हम कॉलम 1 को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से ब्रेक होगा, पहली बात तो ये 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा, यह रहा, ठीक है। पहले जो 2 नहीं ब्रेक होगा उनको हमने दोनों जगह लिख दिया, उनको दोनों जगह लिख दिया। और फिर अब इस तरह से हमने नंबर को रखा कि इनका सम किसके बराबर हो, ए प्लस बी का। तो यहां पे ए बी रखिए, चाहे आप यहां बी यहां पे ए रखते तब भी एक ही बात थी, ठीक है। जब किसी ने बोला सर सी प्लस डी यहीं पर रख लेंगे, तो कोई बात नहीं, रखिए, यहां पे क्या होगा 0। अच्छा, कोई बोले सर यहां पे अगर मैं ई प्लस 2 एफ लिखूं तो, बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब बस आपको यहां पे क्या लिखना होगा, माइनस एफ। तो अगर वो 3/3 का था तो आपको 2 कॉलम को कांस्टेंट रखना पड़ा। अगर वो 4/4 का रहा था तो आप सिर्फ एक कॉलम को ही ब्रेक करते, बाकी 3 कॉलम क्या रहा था, कांस्टेंट। अगर वो 2/2 रहा था तो एक कॉलम को ब्रेक करते और एक क्या रहा था, कांस्टेंट। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझे तो हम आपसे ही कुछ सवाल पूछते हैं और आप बताइएगा कि ये सही है या गलत है। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं और बताइए कि मैंने लिखा a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ और ये लिखा g प्लस एच।
कोई दिक्कत नहीं है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है। और इसको मैंने लिखा A C E G और यहां पे लिखा B D F H। अब आप खुद बताइए ये सही है गलत, कमेंट करके जल्दी बताइए। मैंने ये जो लिखा है एग्जाम्पल, ये सही है गलत? क्या ये सही तरीके से हमने इसको ब्रेक किया है, एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में? जल्दी बताइए, पॉज कीजिए और सोचिए और बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखिए, कई लोगों का हाँ में भी जवाब आया होगा, कई लोगों का ना में भी आया होगा। अब आप देखिए आप कितना सही है। तो जिन लोगों का ये जवाब हाँ में है, ये सही है, तो वो गलत है, और जिनका जवाब है मानना कि ये गलत है, वो सही है यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि देखिए 2/2 डिटर्मिनेंट है, तो आपको अगर आप रो वाइज इसको ब्रेक करते तो कोई तो एक रो कॉमन होता ना। तो आप देखिए दोनों का दोनों रो क्या है, ब्रेक हो गए। ठीक है, तो रो वाइज तो गया। अगर ये कॉलम वाइज आप ब्रेक किए होते तो कोई एक कॉलम तो ब्रेक नहीं हुआ होता ना, कांस्टेंट होता ना। तो आप यहां पे देखिए, यह भी ब्रेक हो गया, यह भी ब्रेक हो गया। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि दोनों रो दोनों कॉलम को आप ब्रेक कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसको सही किस तरह से लिखा जा सकता है? सही हम ऐसे लिख सकते हैं A + B E + F। यह देखिए हमने कॉलम 1 को हमने कांस्टेंट रखा है, अब कॉलम 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं CG। ठीक है, फिर से हमें क्या लिखना होगा, इसको कॉपी पेस्ट A + B और ये E + F, यहां पे हम लिख देंगे D और यहां पे G। अब ये सही है। ठीक है, कई लोग अगर मान लीजिए इसको रो वाइज लिखता, यहीं से इसको रो वाइज वो लिखना चाहता तो लिख सकता था कि मैं रो वाइज ब्रेक करूं। कौन सा रो को ब्रेक करना चाहते हैं? चलिए मैं रो 1 को ब्रेक करता हूं, आप रो 2 को भी कर सकते हैं। जब रो 1 को ब्रेक करेंगे रो 2 कांस्टेंट रहेगा, जब रो 2 को ब्रेक करेंगे कौन सा कांस्टेंट रहने वाला है? जब रो 1 को ब्रेक करेंगे तो उस टाइम रो 2 कांस्टेंट रहेगा, जब रो 2 को ब्रेक करेंगे तो रो 1 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए रो 1 को ब्रेक कर रहे हैं, यहां पे लिखे A, ठीक है, और यहां पे C, और हमने यहां पे लिखा E + F, E + F, E + F और यहां पे G + H। तो इसके साथ हमें फिर क्या लिखना होगा? इसके साथ क्या लिखना होगा बताइए? इसके साथ क्या लिखना होगा, बता सकते हैं क्या? इसके साथ हमें क्या लिखना होगा? इसके साथ हमें लिखना होगा फिर से रो 2 को कॉपी पेस्ट, और ये AC है, यहां पे आप BD लिख दीजिए। AC है, BD हो जाएगा। तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप ब्रेक ना करें, ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, एकदम बिल्कुल अलग आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 रख दीजिए, तब तो खैर हर केस में ही सही है वो। ठीक है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब ये जो प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ये सबसे खास है, यह सबसे खास है। मैं फिर से कह रहा हूं, यह प्रॉपर्टी अगर आपको इंप्लीमेंट करने आ गया ना, तो आप समझिए कि आपने सच में प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझा है। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी, लिख लीजिए। तो ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना, ये सबसे खास है। अगर आपको ये इंप्लीमेंट करने आ गया ना, तो आप समझ जाइए कि हाँ वाकई आपने प्रॉपर्टीज को सीखा है। ठीक है, ये सबसे खास है। ठीक है, तो कहते हैं ना जो कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वैसी वाली बात है, और ये सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टीज में से है। ठीक है, तो यह लिखिए, इफ we add any row with multiple of other row, value of determinant will remain अनचेंज्ड। ये सबसे खास प्रॉपर्टी दोस्त, सबसे खास प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं कि जो रो के लिए वैलिड है वो कॉलम के लिए वैलिड है। वो क्या कह रहा है कि अगर हम किसी रो में इफ यू ऐड एनी रो, ठीक है, विथ मल्टीपल ऑफ अदर रो, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। क्या मतलब हुआ इसका? कि इसका मतलब यह हुआ कि रो 1 है सपोज,
तो रो वन को अगर हम ऐसे लिखें, रो वन प्लस कुछ भी मल्टीपल ऑफ अदर रो टू ले लीजिए, रो थ्री ले लीजिए, जो भी वहां पे, तो वह बोलता है ना कि उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। और इतना खास प्रॉपर्टी है दोस्त, मतलब जितना भी हमें, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं कि यह चैप्टर में 0 और 1 दो बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही प्यारे नंबर है, और 0 बनाने में यह काफी कारगर चीज होता है, काफी कारगर प्रॉपर्टी है ये, जो नंबर्स को 0 बना दे, एक रो के ज्यादातर एलिमेंट को 0 बना दे, या फिर एक कॉलम के ज्यादातर एलिमेंट को 0 बना दे। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है, समझते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया, मान लीजिए आपके पास रो 1, रो 2, रो 3 वाला एक डिटर्मिनेंट, और आप खुद लिख रहे हैं कि ऐसे लिख रहे हैं कि हम रो 1 को लिख दिए, रो 1 को लिख दिए, रो 1 प्लस 2 रो 2, इसी टाइप से बात कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे डिटर्मिनेंट रो 1 जो है इस तरह से बन जाएगा, रो 1 प्लस 2 रो 2, और यह रो 2 है और यह रो 3 है। तो इससे जो वैल्यू आएगा और इससे जो वैल्यू आएगा, कोई खास क्या, बिल्कुल फर्क ही नहीं है उनमें, दोनों सेम है। इससे जो वैल्यू आएगा बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। कैसे? आप देखिए, आप ब्रेक कर सकते हैं ना, आप खुद ही ब्रेक कर सकते हैं। आपको पता है, क्या पता है कि एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। यह शर्त है कि एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम को ब्रेक करना है। तो रो 1 को अगर हम ब्रेक करें तो यह हो जाएगा रो 1, रो 2, रो 3। ये ओरिजिनली रो 1 तो ये है, देखिएगा, लेकिन हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, रो 1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ये पूरा चीज मिल गई रो 1 है, लेकिन मैं इसको फिर जैसे लिखता हूं 2 रो 2। तो इसका जो रो 2 है और इसका जो रो 1 है, इनमें देखिए रिलेशन है। रो 1 जो है ना, दरअसल ये रो 2 का ट्वाइस है, तो एक रो दूसरे के मल्टीपल में हो गया, इसलिए वैल्यू 0। और यहीं से तो हम लोग शुरू किए थे, बिल्कुल यही आ गया। इस वजह से यह प्रॉपर्टी वैलिड है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर जिन बच्चे को दिक्कत सर ऐसा कैसे होगा, तो आप यह है इसके पीछे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं ये प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे 5, 7, 9, ठीक है, और लिखा हुआ है कहीं पे 13, 22 और 28 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है जो भी अल्फा, बीटा, गामा ऐसे। तो आप यह देखो, यह दो जो रो है, यह जो 2 रो हैं, इनके नंबर को आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इनके साथ इनका भी ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहां पे 2 में नंबर लिया है, तीसरे में से अल्फा, बीटा, गामा वेरिएबल में लिख लिया है, ठीक है। मैं तुम्हें यह बता दूं पहले कि यह ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सपोज कि कोई लिख रहा है इसको ऐसे, रो 1 को लिख रहा है रो 1 प्लस 2 रो 2, रो 1 प्लस 2 रो 2। तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखो, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि सर ये रो 1 प्लस 2 रो 2 लिखेंगे कैसे? तो इसका मतलब यह होता है कि रो 1 के जितने एलिमेंट हैं, वो क्या हो जाएंगे? रो 1 का ही वो एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स रो 2। तो यहां पे हमने 2 समझाने के लिए बस यूज किया है। ये वैल्यू कौन सा लेंगे, यही तो आपका काम है। सवाल बनाते टाइम आपको यही तो ढूंढना है कि हम कौन सा मल्टीपल ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ताकि वैल्यू क्या हो जाए, आसान हो जाए, डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, छोटा हो जाए। फिलहाल मैं आपको ये इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं कैसे वैल्यू को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो आप देखिए, रो 1 का जो 5 एलिमेंट है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। देखिए 5 रो 1 का एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स रो 2। तो रो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 5 का रो 2 में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 13। 5 का रो 3 में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? अल्फा। समझ रहे हैं ना बात को? तो 2 टाइम्स 13, तो आप बताइए कितना हो गया? 26 प्लस 5 31। तो यह जो वैल्यू 5 था वो किससे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? 31 से, ठीक है। आप 7 बताइए किससे होगा? 7 क्या हो जाएगा? 7 प्लस वही फॉर्मूला है 2 इंटू 22, कितना होता है यहां से? 44 प्लस 7 51, ठीक है। फिर देखिए 9 कैसे होगा? 9 प्लस 2 इंटू 28, तो 56 प्लस 9 कितना हो जाता है? 65, ठीक है।
और ये 13, 22, 28 अल्फा बीटा गामा, ये हो गया। तो आपको यह बात समझ में आ गया कि कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग कॉलम वाइज करते तब भी, जैसे मान लीजिए कॉलम 1 को लिखते कॉलम 1 प्लस 2 कॉलम 2, तो क्या होता कि कॉलम 1 का ये जो 5 एलिमेंट है, ठीक है, वह प्लस 2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कॉलम 2 को उठाना पड़ता, तब जाके वो सही आंसर आता। समझ रहे हैं ना बात को, कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं कि जो भी एलिमेंट को आपको ट्रांसफॉर्म करना है वह एलिमेंट प्लस, ठीक है, जो भी आप यहां पे प्लस माइनस का मल्टीपल लीजिए और कोई दूसरा रो या कोई दूसरा रो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। रो वाइज कर रहे हैं तो यहां पे जहां से शुरू कर रहे हैं वो चीज रहना ही चाहिए, प्लस यहां रो होना चाहिए, यहां पे कॉलम नहीं, ठीक है, कि बोला सर रो 1 लिख देंगे प्लस 2 कॉलम 1 लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। रो का ऑपरेशन कर रहे हैं तो रो का ऑपरेशन कीजिए, कॉलम का ऑपरेशन कर रहे हैं कॉलम का कीजिए। हाँ, ऐसा हो सकता है फर्स्ट स्टेप आपने रो वाइज कर लिया, सेकंड स्टेप क्या करिए कॉलम वाइज, वह चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो लिख लीजिए इसको। तो इस पे हम लोग भरपूर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होने जाएगा, जो होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सवाल आपसे, सवाल, ठीक है, कि आपसे ही मैं 2-4 सवाल पूछ लेता हूं कि क्या कहीं पे हम रो 1 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, क्या ये वैलिड ऑपरेशन होगा? आप बताइए, ठीक है। ब्रेक करने वाला प्रॉपर्टी से बिल्कुल हो जाएगा, यह सही है, यह सही है, ठीक है। क्यों? अब ब्रेक करो, रो 1 ट्रांसफॉर्म हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 में, रो 2 रो 3 तो कॉमन रहा, कांस्टेंट रहा, तो ठीक है। अब फिर ब्रेक करना शुरू कीजिए, एक में लिखिए रो 1, ठीक है, फिर कैसे रो 2 रो 3, और दूसरे में लिखिए रो 2 प्लस रो 3, ठीक है, फिर रो 2 प्लस रो 3 टूट जाएगा, ठीक है। कहने मतलब इस तरह से आपको मिलेंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, इसी को तो ब्रेक करना है, इसी को तो ब्रेक करना है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, रो 2 प्लस रो 3। फर्दर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, रो 2 रो 2 रो 3, रो 2 रो 2 रो 3, और यह हो जाएगा रो 3 रो 2 रो 3। तो आप देखिए ये दोनों तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो गया? इसमें रो 3 देखिए कॉमन, ठीक है, इसमें रो 2 देखिए कॉमन, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो, इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो कॉमन, तो जीरो हो गया दोनों। तो बचा कौन सा? बचा कौन सा? ही तो बिल्कुल सही ऑपरेशन है। अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि रो 1 रो 2 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1, अब यह बताइए यह सही ऑपरेशन है क्या? बताइए। ये गलत हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह रो 2 और फिर माइनस रो 1 में ब्रेक होगा, तो जो ओरिजिनल आंसर था उसका वो माइनस टाइम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा कि जिस एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करें उसको ही हम पहले लिखें और उसका कोफिशिएंट हम 1 बना के रखें, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसा फिर से पूछ लेता कि रो 2 को लिखा 2 रो 2 प्लस रो 3, क्या सही है? आंसर है नहीं। क्या होगा इसमें कि जो ओरिजिनल आंसर आना है उसका ही आंसर ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। क्यों? रो 2 का हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू कितना? 2 से मल्टीप्लाइड हो जाती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कमेंट करके बताइए, क्या ये सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही ऑपरेशन है, बिल्कुल सही ऑपरेशन है। मतलब ये जो रो 1 है ना, इसका कोफिशिएंट बस 1 रखिए, बाकी रो 2 रो 3 रो 4 इनका कोफिशिएंट आप कुछ भी लिखिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा कुछ भी लिखिए, वो बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो मैंने जितने भी प्रॉपर्टीज को बताया, हर एक प्रॉपर्टीज को आप ढंग से लिखिए, समझिए। कहीं कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए और मेहनत करते रहिए, डेली पढ़िए, ठीक है, जम के पढ़िए और पढ़ने का आदत बिल्कुल भी टूटने मत दीजिए, उसको बनाए रखिए। जनाब राहत इंदौरी का एक बड़ा ही शानदार शेर है कि पांव पत्थर करके छोड़ेगी ये दुनिया, पांव पत्थर करके छोड़ेगी ये दुनिया अगर रुक जाइए, पांव पत्थर करके छोड़ेगी ये दुनिया अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी। पांव पत्थर करके
छोड़ेगी ये दुनिया अगर रुक जाइए, और चलते रहिए तो ये जमी भी हम सफर हो जाएगी। और जुगनुओं को लेकर रात रोशन कीजिए। एक शब्द आता है सहर, उर्दू में उसका मतलब होता है, जो सहर शब्द है उसका मतलब होता है भोर, सुबह से, कि जुगनुओं को लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को लेकर रात रोशन कीजिए, और इंतजार अगर सूरज का किया तो फिर सहर हो जाएगी। तो इंतजार नहीं करना है किसी चीज का, ठीक है। आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उसको लेके लग जाइए और अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे आपका खुद व खुद आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो गया, और आपका स्तर जहां पे था वो अपने आप वो ऊंचाई की ओर जाने लगेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।